नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई है। खासकर जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है उन राज्यों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान थाम ली है और पिछले 6 महीने में 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश पहुंचना इस ओर इशारा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। लगातार राज्यों का चुनावी दौरा कर रहे हैं। 1 अप्रैल के बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दौरे मध्य प्रदेश में किए और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान में पीएम मोदी के अब तक 6 बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की खींचतान के स्टेट समीकरण को कैसे बेहद खास बना दिया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा थाम रखा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से फील्डिंग सजा रहे हैं। राज्यों में सरकार कांग्रेस की सरकारों को बेहतर बना रहे हैं, बेहतर बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का एक और नया अंदाज देखने को मिला है। बिलासपुर में सभा अटेंड करने के बाद राहुल गांधी ट्रेन से रायपुर पहुंचे। 117 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान राहुल गांधी ने पैसेंजर से बातचीत की, उनकी परेशानियों को समझा। बिलासपुर के मंच से राहुल गांधी ने कैसे मोदी सरकार की योजनाओं से बेहतर बघेल सरकार की योजनाओं को बताया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, समझाऊंगा। आज मैं आपको ब्रह्म कुमारी संस्था के ग्लोबल समिट के बारे में भी बताऊंगा। 22 सितंबर से 25 सितंबर के दौरान राजस्थान के आबू रोड में ब्रह्म कुमारीज की तरफ से ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस बेहद खास कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में यह मेरे लिए विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय चेतना अवार्ड 2023 से सम्मानित मुझे किया गया। इतनी बड़ी आध्यात्मिक संस्था की तरफ से यह सम्मान, मेरे काम को पहचान दिया जाना, मुझे सम्मानित किया जाना, यह मेरे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम का हौसला अफजाई करता है और इसके लिए हम ब्रह्म कुमारीज संस्था का शुक्रिया अदा भी करते हैं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की मेगा तैयारी चल रही है। 2024 के चुनावी महासंग्राम के लिए राजनीतिक दलों ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है और सभी सियासी दलों का अपने स्ट्रेंथ एरिया पर फोकस बढ़ा दिया है। जो जहां मजबूत है उसे और ज्यादा मजबूती देने में जुटा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस जोर आजमाइश ने राज्यों के चुनावी रण को रोचक बना दिया है। 2024 की चुनावी रणनीति में स्टेट समीकरण को महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ब्रांड मोदी को विस्तार देने में जुटी है,
राज्यों के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर आगे बढ़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के सदस्य अपने प्रभाव क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। इंडिया गठबंधन में जोर ज्यादा क्षेत्रीय दलों का है। क्षेत्रीय दल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए दम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गठबंधन में कांग्रेस के दबदबे को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वहीं जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस के लिए अपनी राष्ट्रीय अहमियत बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है और 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से स्टेट पॉलिटिक्स की काफी ज्यादा खींचतान तेज हो गई है। 2024 के लिहाज से स्टेट समीकरण काफी ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को सत्ता सेमीफाइनल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। 25 सितंबर सोमवार के दिन दोनों ही दलों की तरफ से बड़ी शुरुआत देखने को मिली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश, राजस्थान में मोर्चा संभालते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी दावा ठोकते नजर आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को देखते हुए यही लगता है कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा गंभीर है। मध्य प्रदेश की हार जीत का असर साल 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है और इस वक्त 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। लोकसभा के नतीजों के लिहाज से मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लाइमैक्स पर है और जरा सी ऊंच नीच 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती और पिछले 6 महीनों में 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश पहुंचना इस ओर इशारा करता है कि 25 सितंबर को भोपाल में इकट्ठा हुए भारतीय जनता पार्टी के करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया है। भोपाल के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के युवा वोटर्स की कांग्रेस राज के बारे में बताते नजर आए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने
साधन संपन्न मध्य प्रदेश को समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। और साल 2013 से बीजेपी हर साल 5 साल में भोपाल के जाबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के खास मौके पर इस वजह से कार्यक्रम बेहद खास हो रहा है। और जन आशीर्वाद यात्रा का समापन कार्यक्रम में भी इसी दिन रखा गया है। मेगा चुनावी अभियान के तहत बीजेपी ने 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन किया है और पहली यात्रा 3 सितंबर को चित्रकूट से निकाली गई थी। बाकी यात्राएं नीमच, श्योपुर, मंडाला, खंडवा में शुरू हुई। 21 दिनों में 5 जन आशीर्वाद यात्राओं ने 2023 विधानसभाओं को कवर किया था और 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की गई थी। कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में बीजेपी यानी तमाम तरह की कोशिश में लगी है। 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला किया है। कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ रहे इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी भी बताया गया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। मध्य प्रदेश में हमारी धरोहर के दर्शन होते, देवी अहल्याबाई और रानी दुर्गावती सहित हमारे अनेक पूर्वजों ने भारत की विरासत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई। लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं राष्ट्र की आवाज के जरिए, 3 केंद्रीय मंत्रियों के विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा रहा है। सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह को टिकट दिया गया है। सांसद रीटी पाठक को भी टिकट मिला है। यह मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। और मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति को लेकर कई सारी चीजें बदलाव देखने को मिल रही हैं और यह सब मुमकिन हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पे पहुंचना ये क्या संकेत देता है। आसिफ मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। आसिफ, किन किन मंत्रियों का टिकट कटा है मध्य प्रदेश में और इसकी क्या चुनावी रणनीति है? आसिफ, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने फोन को अनम्यूट कीजिए। आ रही। हाँ, बोलिए। देखिए, आप लगातार तमाम चीजें भी खुद पढ़ रहे थे, खबर को बारीकी से समझा भी रहे थे और जैसे आप राष्ट्र की आवाज पूरे देश के लिए करते हैं वो तमाम बातें आप बता रहे थे। और देखिए कि आपकी बात पे भी मुहर लगता हुआ नजर आया। बिल्कुल। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम कोशिशें कर ली हैं कि किसी भी हालत में इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव उन्हें जीतना है। आप सोच के
नरेंद्र सिंह तोमर जो इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट में टॉप 5 मंत्रियों में से हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया जा रहा है, और तो और कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि सांसदों की छोड़िए, केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जा रहा है, और ये भी खबर आ रही है कि प्रहलाद सिंह पटेल को भी विधानसभा लेकिन चुनाव लड़ाया आसिफ, जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट कटना यानी विधानसभा का टिकट मिलना क्या बड़े संकेत दे रहा, चूंकि वो तो बड़े अहम पद पर हैं और किसान आंदोलन हम सबको याद है, ये क्या इशारा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि आपकी मुस्कुराहट ही बता रही, क्योंकि आप खबर को पढ़ रहे थे, आप उसको एनालिसिस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरीके से देखिए राष्ट्र की आवाज में तमाम चीजें, और ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस लिस्ट को जारी किया जिसमें खास तौर पे उन मंत्रियों को लेकर आई है। और आपने ठीक कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा तो हमेशा रही है, खास तौर पे किसान आंदोलन से लेकर आज तक, और सक्सेसफुल रेट उनका बेहतर रहा है। माना यह जाता है कि वो काम जो करते हैं बहुत बेहतर करते हैं, केंद्र सरकार के लिए बहुत मजबूत कड़ी है वो, लेकिन उस बावजूद उनको अगर भेजा जा रहा है तो ये बात समझना होगा कि मध्य प्रदेश की लड़ाई कितनी बड़ी हो गई है और कितनी खास हो गई है। जब केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, आज तक आप देखते रहे हैं कि विधायकों को सांसदी का टिकट मिलता है, लेकिन ये आप उल्टा ही देख रहे होंगे कि सांसद को विधायकी का टिकट दिया जा रहा है और वहां चुनाव लड़ाया जा रहा है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने जो उलझन पैदा की है, उससे निकल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इशारा राजस्थान की तरफ जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के भी कई बड़े नेता वो इस तरह के काम में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की रैली के बाद कई बड़े चेहरों को साइडलाइन कर दिया गया। ये जो खबर मिल रही थी कि क्या वही फॉर्मूला राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपको मैं वो भी नाम कंक्लूड कर दूं। देखिए, अभी हम प्रहलाद सिंह पटेल का नाम का मैं जिक्र कर रहा था, प्रहलाद सिंह पटेल का भी नाम है इस लिस्ट में, और वो नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। मतलब समझिए, प्रहलाद सिंह पटेल से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर तक बड़े मंत्री अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ठीक कहा आपने कि राजस्थान में भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में भी लगातार ये कोशिशें हैं कि वहां के मंत्री हो, वो तमाम लोग बहुत वहां पे अगुवाई करते नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैलियों की अगुवाई कर रहे हैं, जो पुराने चेहरे थे उनको दरकिनार किया गया है। तो इससे साफ है सरफराज की, आप ये कह सकते हैं दावे से कहीं ना कहीं से लड़ाई अब बिल्कुल आसिफ, और ये बड़ी खबर है, चूंकि राष्ट्र की आवाज के जरिए आपने दर्शकों को बताया कि केंद्रीय मंत्रियों के नाम को सेंट्रल से काटकर स्टेट में भेजा जा रहा है। ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा होगा और आने वाले वक्त में ऐसी कई रणनीतियां हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर को बताने के लिए आपका आसिफ। चलिए, अब मैं आपको ब्रह्म कुमारी संस्था के एक बेहद खास कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरे लिए आपके लिए बहुत खास हो गया है। ब्रह्म कुमारी जैसी वैश्विक संस्था की तरफ से मुझे जो खास सम्मान दिया गया, वो आपका हमारा सबका सम्मान है। वो आप दर्शकों के प्यार, दर्शकों के भरोसे की बदौलत ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से मुझे राष्ट्रीय चेतना अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 दशकों के मेरे योगदान को पहचान दिलाने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम ब्रह्म कुमारी संस्था के आभारी हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से राष्ट्रीय चेतना अवार्ड 2023 मोदी सरकार के मंत्री भगवंत खुबा ने दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 22 सितंबर से 25 सितंबर तक ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश दुनिया की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर पहले दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद हुए। कार्यक्रम में राजयोगी डॉक्टर वी.के. मृत्युंजय, राजयोगी वी.के. निर्भर भाई, राजयोगिनी वी.के. मोहिनी जी, राजयोगिनी वी.के. जयंती, वी.के. शिवानी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। वहीं नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नाहकुल सुवेदी जी से लेकर कई देशों के ब्रांड एम्बेसडर ब्रह्म कुमारी संस्था में मौजूद रहे और दुनिया भर के 140 देशों में ब्रह्म कुमारी संस्था की ब्रांच है, जो आम लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रही है और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कोशिश कर रही है। एक आध्यात्मिक संस्था जिसका दुनिया में इतना ज्यादा विस्तार हो, जहां पर सुकून की बात हो, जहां पर शांति की किरणें हो, जहां से पूरे देश और दुनिया को नई दिशा मिल रही हो,
एक ऐसा मंच जहां एक ऐसी महान हस्तियों की मौजूदगी हो। ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था, ऐसे लोगों के हाथों सम्मानित होना मेरे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है। मेरे चैनल के लिए गर्व की बात है। ये पल मेरे लिए बेहद खास रहा है, मेरे लिए एक अलग सा अनुभव भी रहा है। एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं, ये सब आप सभी दर्शकों के प्यार भरोसे की बदौलत है और ये सब मुमकिन हो सका, क्योंकि ब्रह्म कुमारी संस्था आप सभी दर्शकों को मेरी पूरी टीम की तरफ से भी धन्यवाद करती है और आपका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं, जो आपका और हमारा रिश्ता सालों से रहा है वो आगे सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जहां भी रहो खुश रहो, जिस हाल में भी रहो खुश रहो और खुशियां बांटते चलो। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।